एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई देखिए, हम पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की। तो अभी देखिए, हमने शुरू किए थे अपनी बुक क्षितिज भाग 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज हम आ गए इसी के आखिरी अध्याय पर। आज हम कर रहे हैं काव्यखंड, यानी कि क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड का अंतिम अध्याय है, बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये 13वां अध्याय है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दिए। देखिए, हर एक चीज़ को मैं बहुत डिटेल से आपको समझाते हुए चल रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि बिल्कुल एग्ज़ाम जब सर पे आ जाए तब हम पढ़ें या करें, तो उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिलेबस में आपको लगता है कि हिंदी बहुत आसान है, हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन लिखते समय इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, जिनको हम ये देख सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना ड्यूरिंग एग्ज़ाम से बस 1-2 दिन पहले इतने ज़्यादा, मैम मेरे से हैंड राइटिंग नहीं हो रही है, मैम मेरे से मिस्टेक्स हो रही हैं, मैम आंसर कैसे लिखें, मैम ये कैसे होगा, मैम वो कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए जब मैं इत्मीनान से चीज़ों को समझा रही हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हुए चलिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए, आज का वीडियो भी आप उतने ही ध्यान से देखिएगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये बुक ख़त्म हो गई, तो भाई अभी हमने आपको क्या बताया था कि इस हमारा जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो हमारी दोनों बुक से आता है, यानी कि क्षितिज से भी आता है और कृतिका से भी आता है। आज तो हम अपनी क्षितिज बुक ख़त्म कर रहे हैं ना, अब इसके बाद हम कृतिका का पढ़ेंगे। कृतिका में भी हमारे 3 अध्याय हैं, उनके भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को करेंगे। वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज तो हमें क्या समझना है? आज हमें समझना है कविता है बच्चे काम पे जा रहे हैं। ये कविता हमारे सामने राजेश जोशी जी ने प्रस्तुत करी है। राजेश जोशी जी ने ये कविता लिखने को तो लिखी, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल छोड़ कर गए। कहते हैं ना, बच्चे हमारा भविष्य हैं। आज के बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कल उनका भविष्य होगा अच्छा, और वो जो है देश को आगे लेकर जाएंगे, हमारा समाज डेवलपमेंट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर मान लीजिए इन्हीं छोटे बच्चों को पढ़ने का मौका ना दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इन बच्चों के काम करने का रीज़न कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थितियां होती हैं। उनके माँ बाप हैं जो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, मतलब काम नहीं करते कि घर के सभी सदस्यों को भोजन दे सकें। तब इन घर के बच्चों को काम पर निकलना पड़ता है। तो ये परिस्थितियां उनकी अपनी हैं, लेकिन जो कोई भी परिस्थिति हो, बच्चों को काम पर नहीं आना चाहिए। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक तो उनका बचपना छिन जाता है। पहली बात, बचपन होता है खेलने कूदने, चीज़ों को समझने, इन सारी चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद साथ ही साथ चलती है पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई हमारी बुद्धि को डेवलप करती है, हमारी चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, बहुत कुछ करती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, आज हम इसी अध्याय के वर्णनात्मक प्रश्नों को करेंगे। अब बात रही कि इस अध्याय को, तो इस अध्याय को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको। अभी तक डिटेल्स में मैं डिटेल लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया था आपको। जो चीज़ लिखी है उसका भी और उसके पीछे का आश्रय भी, सारी चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद हमने जो आपको दिया था वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। उसके बाद हमने डीपीपी का सोल्यूशन कराया, फिर आपको मैंने कराया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अभी तक हम 4 टाइम इस चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं, और पूरा मतलब 4 टाइम आप कह सकते हैं कि हमने इसको पढ़ लिया। आज हम इसको 5th टाइम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, बार बार अगर आप उसी चैप्टर के हर अलग अलग वे से उसको पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती। इसीलिए मैंने आपको एक साथ पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा दूँ। मैं तोड़ तोड़ के चीज़ों को आपको पढ़ा रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पढ़ तो आप रहे हो, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस भी देख रहे हो, और साथ ही साथ हर बार आपका रिवीजन हो रहा है। अब चलिए, आपको मैं बता दूं, जैसे कि हमने बताया कि ये आपके वर्णनात्मक प्रश्न मैं करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। अब आप बोलोगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही क्यों आपने ऐसा बोला? देखिए, इनमें जो क्वेश्चंस हमने करीबन आज के इस वीडियो में 24 क्वेश्चन हैं आपके पास। तो इन क्वेश्चंस को जो हम लेकर आए हैं, ये पिछले कुछ सालों में 9th क्लास के इंटरनल एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। यानी कि आप ये कह सकते हैं
कि टर्म 1 में भी और फाइनल में भी, दोनों में पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस यूटी के भी हैं। अब आप बोलोगे कि मैम तो बेटा कई आसपास के स्कूल्स हैं या हमारे जानने वाले जो बच्चे हैं उनके पेपर्स को हम कलेक्ट करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमें नए भी दिखे तो हमने उनको भी इंक्लूड कर दिया। उससे ये होगा कि आपको बहुत तरह के वेरिएशन में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप ये बोलो कि मैम खाली हम ये पढ़ लें तो हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप ये क्वेश्चंस पढ़ लो, आपको आपका इन क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम आपको क्वेश्चंस की इतनी वेरिएशंस दे रहे हैं, इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस करते 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 ये होता है कि आपको आंसर लिखना, क्वेश्चन समझना, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। और जब एक बार इस चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो क्वेश्चंस बदल भी दो तो क्या हुआ, आंसर तो हम कर ही लेंगे ना। हाँ, तो यही एक चीज़ मैं आपको करा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ एक तरीके से समझ लीजिए कि मैं आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ। किसी चीज़ को रट कर आंसर दे देना अलग होता है, समझ लो और अगर उसमें बदलाव भी हो जाए तो उस समझ के हिसाब से आप उस चीज़ को लिख लो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। जैसे मैंने बोला कि आपको करीबन 24 क्वेश्चंस हैं। इस बुक से आने वाले सभी प्रश्न, यानी कि क्षितिज बुक से आने वाले सभी प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। कौन से प्रश्न रहेंगे? लघु उत्तरीय। क्योंकि अब इन आपके एग्ज़ाम में लिख कर नहीं आएगा कि ये लघु उत्तरीय है, वहाँ पर आपको दिया रहेगा वर्ड लिमिट। 25 to 30 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी रहेगी कि आंसर आपको इसी लिमिट के अंदर लिखना है, ठीक है। अगर नहीं भी दी रहती तो ये याद रखना, मान लीजिए वर्ड लिमिट्स भी नहीं दी है, लघु उत्तरीय भी नहीं लिखा है, लेकिन उस क्वेश्चन का मार्क्स तो दिया रहेगा कि भाई 2 नंबर का है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब वो लघु उत्तरीय है और उसका आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स के अंदर करना ही करना है, ठीक है। बढ़े आगे। पहला प्रश्न है, कोहरे से ढकी कहकर कवि ने किस तरह की परिस्थितियों की ओर संकेत किया है। अब कोहरे से ढकी, कोहरा कब पड़ता है? बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना, दिसंबर जनवरी के आसपास जब बहुत ठंडा होता है तो वो एक टाइम पीरियड होता है कि फॉग होता है। कोहरा का मतलब होता है फॉग। अब ये फॉग इंडिकेशन होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। आप कभी फॉग में चले हो ना तो देखो यहाँ पे फ्रॉस्टिंग हो जाती है, यहाँ पर बालों वगैरह में सब आपको आइसिंग है, बर्फ़, थोड़ा सा पहले पानी जमेगा और आप अगर ज़्यादा देर बाहर रहते हो तो वो बर्फ़ में भी तब्दील होने लगता है धीरे धीरे। अगर आप कोहरे में ज़्यादा देर तक रहते हो तो पहले थोड़ा देर मान लो 15-20 मिनट रहे तो आपको यहाँ इन बालों में यहाँ पानी आपको महसूस होगा, लेकिन ज़्यादा देर रहते हो तो वो धीरे धीरे सख्त होने लगता है। तो ये इंडिकेशन होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। परिस्थितियाँ क्या बता रही हैं कि कोहरे से ढका यानी कि बहुत ही सर्द मौसम है। इस सर्द मौसम में जहाँ बच्चों को अपने घरों में, रज़ाइयों में अंदर आराम से सोना होना चाहिए था, ये बच्चे तैयार होकर थैला टांग कर जा रहे हैं काम पर। तो ये उनकी मजबूरी, उनकी परिस्थितियों को बता रहा है। कोहरा प्रातःकाल घना होता है, जैसे हमने बताया कि सुबह सुबह ठंड के समय में ये बहुत ही ज़्यादा घना होता है, डेंस होता है। आप लोग मॉर्निंग में स्कूल तो जाते ही हो, अब ठंड आने वाली है, ठंड के टाइम आप देखोगे जो लोग भी अगर नॉर्थ साइड में रहते हैं उधर तो बहुत फॉग होता है, तो आप वहाँ पर देखोगे ना कि मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग अगर फॉग पड़ रहा है तो आप ये चीज़ देखेंगे कि 6, 6:30 बजे बहुत डेंस मतलब होता है बहुत घना कोहरा होता है। तो उसको आप इस तरह मुहावरे में देते हैं कि भाई हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा है, आपके थोड़ा सा आगे आप कहोगे 1 मीटर 2 मीटर भी आपको दिखाई नहीं देता है। जो शीत की भयावहता को बढ़ा देता है, यानी कि ठंड की भयानकता को बढ़ा देता है। एक तो ठंड का मौसम होता है, फॉग देख के लगता है और ज़्यादा ठंडा है। वातावरण में घना कोहरा और टपकती बर्फीली फुहार सर्दी की चरम सीमा प्रदान करती है। अब ये टपकती सर्द फुहार क्या होता है? कोहरे में जो कोहरा होता है ना, इसमें बहुत ही माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो मिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये ही फॉग बनाते हैं। जब आप चलते हो तो मैंने अभी बोला था ना कि बूंदें आ जाती हैं, नमी आ जाती है, तो वही फुहार होती है। ऐसे वातावरण में कांपते हुए बच्चों को रोजी रोटी हेतु काम पर जाते देखकर कवि दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि बच्चों को काम पर जाना ही नहीं चाहिए।
बात सही है, बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए। और वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें इतनी ठंड में शायद अपने घरों में अंदर से जैसे देखिए स्कूल्स भी देर से हो जाते हैं, तो उन्हें आराम से सोना चाहिए। उस दौरान बेचारे बच्चों को उठकर स्कूल जाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर क्या संदेश दिया है। बाल मजदूरी, जिसको हम आस-पास अक्सर होते हुए देखते हैं, इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि इसे जो है हमें एक विवरण की तरह नहीं, एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही चिंतनीय हैं। किसी भी बच्चे को काम पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मानना और सोचना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने बाल मजदूरी की समस्या को उभारा है और प्रश्न किया है कि किन कारणों से बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये बच्चे जिन्हें खेलने और पढ़ने का काम करना चाहिए, आखिर वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये प्रश्न करिए, अपने आप से करिए, समाज से करिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और समाज के लोग यह सब देखकर भी चुप हैं। आसपास बहुत सारे लोग हैं, हमने कहा ना कि हम अपने आसपास काम करते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन तब भी हम चुप रहते हैं। ठीक है, हम बच्चों को इस तरीके से काम करते देखते हैं, लेकिन हम बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हैं। ठीक है, आप जाइए बस स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन छोटे छोटे बच्चों को ढाबों पर, होटलों में आप काम करते हुए देखेंगे। मैकेनिक शॉप्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे, बहुत जगह है। तो लेकिन अब ये काम करते जब हम देखते हैं तो उसके बाद भी हम चुप रहते हैं, ये एक ज़्यादा बड़ी समस्या है। कवि को समाज की ये संवेदनहीनता और भाव्य शून्यता भयंकर लगती है। जहाँ समाज के लोगों के अंदर इस बात को लेकर कोई भी संवेदना नहीं है, तो ये एक भयानक परिस्थिति है। क्या है? भयानक परिस्थिति है। कवि समाज की इस संवेदनहीनता तथा भाव शून्यता को भगाना चाहता है कि भाई आप अवेयर होइए। इसीलिए तो उन्होंने इस कविता को लिखा है कि भाई आपके अंदर उन बच्चों के लिए भावना होनी चाहिए, उनके इस समस्या का निवारण करिए ताकि वो काम पर ना जाएं और वो पढ़ाई कर सकें, ताकि इन बच्चों के प्रति वह कुछ सोचे और उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए। ये बहुत एक बड़ी चीज़ है कि ये करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समाज में जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आप भारत को अगर देखोगे तो भारत एक विकासशील देश है। इसमें हर एक जनरेशन जो आ रही है वो डेवलपमेंट में हमारी बहुत मदद कर रही है। अगर हमारी एक जनरेशन ऐसी होगी जो पढ़ेगी ही नहीं, तो क्या हमारा देश आगे वो विकास रुकेगा? नहीं, बिल्कुल रुकेगा। तो हो सकता है जो बच्चा होटल या ढाबे में काम कर रहा है वो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो वो उस डेवलपमेंट में साथ नहीं दे पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। भाई ये कविता का जो प्रतिपाद्य है ये वाकई बहुत गंभीर एक विषय है जिस पर लिखना है हमको, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि ने सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चों को एकदम ठंड में, जहाँ कोहरा पड़ रहा है, काम पर जाते हुए देखा, और उस चीज़ को देखकर हमारे कवि इतना द्रवित हो गए, और साथ ही साथ उनके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा समाज के लोगों के लिए भी फूटा कि क्यों इन सिचुएशंस को लोग देखकर भी अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। क्यों नहीं देखते ये बच्चे जिन्हें खेलने कर अपने मानसिक विकास को करने का हक है, पढ़कर अपने आप को आगे निकालने का हक है, उन्हें क्यों ये मौके नहीं मिल रहे हैं? जबकि सारी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे खेलने की सामग्री हो, खेलने के स्थान हो, पढ़ने के लिए किताबें हो या पढ़ने का स्थान हो, सभी कुछ मौजूद होते हुए भी ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक विवरण की तरह नहीं, प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। सिर्फ इसे एक वक्तव्य की तरह कहना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिर तुम काम पर क्यों जा रहे हो। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में सामाजिक सरोकारों को महत्व देते हुए बाल मजदूरी की पीड़ा को कवि ने मर्म स्पर्शी ढंग से उतारा है। बहुत ही ज़्यादा जो है एक कहेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन जिससे उबरना बहुत ज़रूरी है।
इसमें उस सामाजिक विडंबना को भी स्थान दिया गया है जिसमें बच्चों को अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में काम पर जाने को विवश होना पड़ा है। वो विपरीत स्थितियां बताई हैं जिसमें बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से उनको निकालने के लिए एक प्रश्न किया गया है। कविता में कवि ने समाज की संवेदनहीनता पर व्यंग किया है। समाज इन बच्चों को काम पर जाता देखकर भी चिंतित नहीं है। हमने कहा ना, हम बहुत सारे बच्चों को काम पर जाते देखते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, चिंता भी नहीं करते, हम बहुत ही नॉर्मली उस चीज़ को पेश आते हैं। वह ऐसे मूक और अंधा बना रहता है जैसे यह बड़ी सामान्य बात है। हम देखते हैं, चुप रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ही सामान्य सी बात है। अरे बच्चे हैं काम पर, हम तो बहुत सारे बच्चों को काम पर जाते देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इससे क्या प्रश्न खड़ा होता है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो खेल नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि आखिर इन छोटे बच्चों को पढ़ने और खेलने की वजह से की जगह जो है काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों विवश है ये काम पर जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रश्न खड़ा होता है। बच्चों का बचपन पढ़ने लिखने तथा खेलने कूदने के लिए होता है। बचपन मस्ती तथा बेफिक्री भरा होता है। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। यह एक भयानक प्रश्न है। इससे बच्चों का बचपना उनसे छिन जाता है तथा उनका जीवन अंधकारपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न क्या है कि भाई जो बच्चे जिन्हें खेलना चाहिए खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो इस समय में मजबूर हैं काम पर जाने के लिए। ये परिस्थितियां जो हैं ये वाकई बहुत विकट परिस्थितियां हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें ये काम करना पड़ रहा है? भयानक प्रश्न है। इससे बच्चों का बचपना छिन जाता है। जाहिर सी बात है कि काम का बोझ जो है वो उनकी मासूमियत को छीन लेता है। वो बहुत जल्दी ही अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर की जिम्मेदारियां उनको बड़ा बना देती हैं तथा उनका जीवन अंधकारपूर्ण हो जाता है। मतलब एक अंधकारपूर्ण, आप ये कहेंगे कि जब बच्चा पढ़ा ही नहीं है तो वो उसी मजदूरी में ही लिप्त रह जाएगा, आगे चल के वो और तरक्की कर पाए ऐसा उसके साथ नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, बच्चों के काम पर जाने की समस्या को कवि ने गांव की पगडंडी की अपेक्षा कोहरे से ढकी सड़क पर क्यों दिखाया है? अब बच्चों, उन्होंने यहाँ पर देखिए कविता में कहा कि कोहरे से ढकी, सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो ये भी कह सकते थे कि गांव के किसी खेत की पगडंडी से गुजर रहे हैं बच्चे। आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कहा? वो यहाँ पर वातावरण की विकट परिस्थितियों को दिखा रहे थे। ठीक है कि बच्चे काम पर जाते हैं लेकिन सुबह सुबह जो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, कोहरा है, वो हम लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। उस वेदर में भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब कि उनको, उनकी ऊपर जो मजबूरी है, जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। वो एक तरीके से परिस्थितियों की भयानकता को बढ़ा कर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे, आप ये मान लीजिए कि गांव की पगडंडी पर काम पर जाते हैं, वो इन ठंडी के समय भी काम पर जाते हैं, तो उन्होंने उसमें सबसे जो भयंकर परिस्थितियां हैं उन्हें निकालकर हमारे सामने रखा। अब जैसे आप हैं, आप स्कूल जाते हैं, समर्स में भी जाते हैं, आप रेनी सीजन में भी जाते हैं, तो ठंड में भी, कोहरे में भी जाते हैं कि नहीं? फॉग पड़ता है तो आप तब भी स्कूल जाते हो। तो इन सब में सबसे विकट परिस्थिति क्या होती है? वो फॉग वाली टाइम, क्योंकि एक तो ठंड का मौसम, सुबह सुबह उठना, तैयार होना और फिर उस फॉग में स्कूल जाना, तो यही चीज़ होती है। नॉर्मल डेज में जाना तो आसान हो जाता है, लेकिन जब वेदर एक्सट्रीम हो उस कंडीशन में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये वो एक तरीके से वातावरण की भयानकता को दिखाने का हमको कोशिश कर रहे हैं। कवि के द्वारा बच्चों के काम पे जाने की समस्या को गांव की पगडंडी पर ना दिखाकर कोहरे से ढकी सड़क पर दिखाया गया है, क्योंकि गांव में लोग अधिक सहृदय संवेदनशील होते हैं। एक ये भी रीज़न है। गांव में अगर इतने छोटे छोटे बच्चे काम पर जाएं तो पूरा गांव मिलकर इस चीज़ का विरोध करता है, लेकिन शहरों में ये शायद ये चीज़ नहीं होती है,
एक तो वातावरण की भयानकता तो हो गई, लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर इन्होंने उठाया है वो भी, क्योंकि शहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा हद तक जो है संवेदनहीनता होती है उनके अंदर। वो लोग स्वार्थी होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अपने काम से काम ज़्यादा रखते हैं, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे मतलब वो नहीं रखते हैं। तो गाँव की पगडंडी पे दिखाने का मतलब है कि वहाँ के लोगों के अंदर वो संवेदनशीलता होती, जो गाँव के अंदर होती, गाँव वालों के अंदर होती, ठीक है। जबकि शहर के लोगों में सहजता एवं संवेदनशीलता घटती जा रही है। शहर सड़कों के किनारे ही बसे हैं, वहाँ के वासी बच्चों को काम पर जाता देखकर तनिक भी विचलित नहीं होते, वो बहुत नहीं होते, ऐसा लगता है जैसे यह कोई आम बात हो। अब उनके लिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि शहर के लोगों के अंदर वो संवेदनशीलता नहीं होती, तो उनको ये लगता है अरे ये बहुत आम बात है, चलता है, होता है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो इसलिए वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि गाँव में क्या होता है, लोगों के अंदर उतनी संवेदनशीलता होती है, इसलिए वो इस तरह की विकट परिस्थितियों में शायद अगर कोई पड़ता है तो उसका निवारण भी वो लोग उतनी ही जल्दी करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है। इस कविता का बहुत बड़ा उद्देश्य है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में हो रही बाल मजदूरी को उजागर करके हमारे सामने रखना है, पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि इन परिस्थितियों से के लिए लोगों के अंदर संवेदनशीलता को भरना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम देखते हैं लेकिन हम तब भी ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ये परिस्थितियों को निकालकर हमारे सामने रखना है कि बाल मजदूरी जैसी समस्या बहुत ही विकट समस्या है और यहाँ के हर एक नागरिक को इसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य बाल मजदूरी प्रथा के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित कराते हुए उसमें संवेदना उत्पन्न करना है, ठीक है। ये उनको दिखाना है कि बाल मजदूरी बहुत ही विकट समस्या है और आपके अंदर इस चीज़ को लेकर संवेदना होनी चाहिए कि आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा कोई बाल मजदूर देख रहे हैं तो आप उसको उस चीज़ से निजात। कभी कभी देखिए क्या होता है, कुछ लोग ज़बरदस्ती भी बाल मजदूरी कराते हैं क्योंकि बच्चों को कम मेहनताना देना पड़ता है, जबकि क्या होता है कि बच्चे काम नहीं करना चाहते, एक परिस्थिति ये होती है, तो ज़बरदस्ती वाला काम तो होना ही नहीं चाहिए। और मान लीजिए बच्चे अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं तो इस काम को करने की उनकी क्या मजबूरी है, इसका निवारण करना चाहिए, ठीक है। कवि चाहता है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की बजाय यूँ काम करके ज़िंदगी भर के लिए मजदूर बनकर ना रह जाए। तो उनका मतलब सीधे ये है कि इस तरीके का मजदूर वो ना बने, वो पढ़े लिखें और आगे तरक्की करें। समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे बच्चों को काम करने से रोकें तथा उनका छिनता बचपन उन्हें लौटाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि काम करने से उनको रोक दिया जाए कि भाई आप इस तरीके से काम मत करिए, है ना। सिंपल सी एक चीज़ है कि बच्चों को आपको काम नहीं करने देना, बच्चों का टाइम है पढ़ने लिखने इन सारी चीज़ों का, तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी देनी चाहिए। आप खेलो कूदो पढ़ो ये काम करो, तो इससे उनका है भविष्य ही नहीं हम सभी का भविष्य आगे संवरेगा। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को किस तरह व्यक्त किया है। अब वो वहाँ पर इन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसे व्यक्त किया है। कैसे कह रहे हैं देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को काम पे जाते हुए देखकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति की है। अब भाई देखिए हम सभी देखते हैं, आप भी देखते होंगे, लेकिन हमारे लिए वो बहुत नॉर्मल हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे कवि बहुत संवेदनशील हैं तो उन्होंने जब देखा कि अरे बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में सड़क पर काम पर जा रहे हैं सॉरी, तो उनके अंदर जो दर्द उठा उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस दर्द को बयां करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर पूरी कविता ही लिख डाली। कवि ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कोहरे से भरी ये भयंकर सर्दी में भी काम पर जाने को विवश हैं। वो ठंड जहाँ हम लोग का उठने का मन नहीं करता, वो छोटे छोटे बच्चे उठकर काम पर जा रहे हैं, जबकि यह उनके काम पर जाने के नहीं बल्कि उनके खेलने कूदने और पढ़ने के दिन है। बात सही है,
छोटे छोटे बच्चों का क्या क्या हो समय होता है। अब जैसे आपके घर में बच्चे हैं, खेलो कूदो पढ़ो बस, और तो कुछ करना नहीं। मम्मी ये तो नहीं कहती कि बहुत सारे काम करो, जाओ बाहर कमा के लेकर आओ, ऐसा तो नहीं होता ना। लोगों के लिए ये साधारण सी बात बनकर रह गई है। बच्चों का नष्ट होता बचपन तथा नष्ट होता भविष्य देखकर कवि बहुत दुखी हैं, जबकि समाज अपने में मस्त है। इस स्थिति से कवि को बहुत पीड़ा है। कवि को देखो, कवि ने ये चीज़ देखी कि वो छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर वो काम पर जा रहे हैं तो उसका मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, तो ये एक पीड़ा तो थी ही थी। लेकिन उससे बड़ी पीड़ा ये थी कि इन परिस्थितियों को देखकर भी समाज के लोग अपनी आंखें मूंदे बैठे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अरे काम पर जा रहे हैं, जाने दो, कोई मतलब नहीं है। तो उन्हें इस चीज़ से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। पंक्ति से कवि का क्या आश्रय है? लिखा जाना, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई इस पंक्ति को विवरण की तरह नहीं, प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम कोई भी चीज़ विवरण की तरह लिखते हैं, कोई बात हुई, सिंपल एक वक्तव्य में लिख दिया हमने कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, आज देखा सुबह इस जगह पर, इस सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम पर, हमने वो हेडलाइन पढ़ी, हमने वो न्यूज़ पढ़ ली, ठीक है। मान लीजिए अगर पेपर में भी छपा है, मैगजीन में छपा है, कहीं पे भी छपा है, तो हमने क्या हुआ, उसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद चीज़ को हमने छोड़ दिया और वो धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकल भी जाएगी। सिंपल सी एक चीज़ है। लेकिन अगर हमारे सामने कोई प्रश्न प्रयुक्त कर दिया जाता है, क्या होता है, हमारे सामने कोई प्रश्न जो है वो प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो उस प्रश्न का निवारण करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। अब जैसे आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपके साइंस में, मैथ्स में, सब कुछ होता है, तो जब आपके सामने होता है तो आप उसको दिमाग भी लगाते हो कि भाई क्या है इस प्रश्न का उत्तर, उसे ढूंढने की कोशिश करते हो, सब कुछ होता है और आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है, विवरण की तरह लिखने से ये होगा कि हम उस चीज़ को पढ़ेंगे और पढ़कर हम भूल जाएंगे, ठीक है। हम उसको ना तो समस्या समझेंगे और ना ही उस समस्या के निवारण की तरफ ध्यान देंगे। मान लीजिए कि अगर हम कोई चीज़ क्वेश्चन की तरह लिखते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए तत्पर होंगे। क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब आप उसका कोई सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो मतलब कोई सोल्यूशन है उसका, और सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हम काम करेंगे। सिंपल सी एक चीज़ है। लेकिन जब वो मेरे सामने एज अ प्रॉब्लम प्रयुक्त ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे आप लोग साइंस में बोलते हो कि भाई हमने अगर बेकिंग सोडा पे लेमन डाला तो उसमें बहुत ज़्यादा झाग उठता है, रिएक्शन होता है। सिंपल सी एक चीज़ होती है, आप लोगों ने किया है, तो आप लोग कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है। आप मम्मी को अक्सर देखते होगे सफाई करने के लिए बेकिंग सोडा, लेमन या विनेगर वगैरह इस्तेमाल जो करती हैं, वो क्लीनिंग के लिए एक अच्छा सोल्यूशन बनता है, ये आपको पता है। लेकिन अब चीज़ पता होगी, अगर लेकिन आपके सामने क्वेश्चन की तरह रख दिया जाए कि बेकिंग सोडा में ऐसा हम क्या डालें, या हम जो विनेगर या लेमन डालते हैं तो उसके चलते क्या चीज़ होगी, तो ये अब आपके सामने एक प्रश्न की तरह है। वो रिएक्शन क्या होगा, वो क्या बनेगा रिएक्शन करके, सारी चीज़ें होंगी। तो अब आपके सामने वो एज अ क्वेश्चन प्रेजेंट किया जा रहा है, और जब एज अ क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है तब हम उसका आंसर ढूंढते हैं। अगर वो सिंपल आपको सोल्यूशन बना के दिया जाएगा तो आप सफाई कर लोगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब हम विवरण की तरह लिखते हैं तो हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको पढ़कर एक तरीके से दरकिनार कर देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन की तरह लिखा जाएगा तो वो क्या होगा, वो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करेगा। और दूसरा, विवरण की तरह लिखा जाना का मतलब ये हो जाता है कि हम इसे एक समस्या समझ ही नहीं रहे हैं। बाल मजदूरी कोई समस्या हमारे लिए है ही नहीं है, जबकि ये एक सबसे बड़ी समस्या है। चलिए आंसर देखते हैं कैसे लिखते हैं। प्रश्नोक्त पंक्ति से कवि का आशय है कि वर्तमान समय में जब शिक्षा सभी के लिए सुलभ है, उसके बावजूद भी बच्चों के लिए समुचित शिक्षा का प्रबंध नहीं है और बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। परंतु हम इस समस्या के समाधान के लिए 2-4 पंक्ति लिखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। देखो सिंपल वही चीज उन्होंने कही कि अगर हम सिर्फ 2-4 पंक्तियां लिख देते हैं तो ये किसी को समस्या नहीं लगेगी। अगर आपको इसे एज अ समस्या प्रेजेंट करना है तो उसके लिए उसे विवरण की तरह नहीं, प्रश्न की तरह लिखिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
तो यही चीज़ उन्होंने कही ना कि भाई जब सब कुछ उपलब्ध है उसके बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, नहीं होता तो बात अलग होती है ना। अब कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर ये कंडीशंस हैं, तो वो एक नॉर्मल फेज होता है क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो बच्चों को चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे तो अवेलेबल है लेकिन होने के बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस तरह समस्या के समाधान के लिए हम सिर्फ 2-4 पंक्ति, क्योंकि हम उसे लिख ही नहीं रहे हैं समस्या की तरह, उसे तो हम सिर्फ एक वक्तव्य की तरह या एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह लिखकर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब उसे हम समस्या की तरह प्रेजेंट ही नहीं करेंगे तो कोई उसे समस्या समझेगा ही नहीं। प्रश्न संख्या 9 है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। अब जैसे उन्होंने ये बताया ना कविता में कि भाई खेलने के लिए खिलौने, गेंदें, पढ़ने के लिए किताबें, खेलने के लिए मैदान, पढ़ने के लिए स्कूल, ये सब कुछ जो है क्या ख़त्म हो गए? लेकिन नहीं, ख़त्म नहीं, ये सब अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये चीज़ जो उन्होंने कही ना कि भाई वो वंचित क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि समाज के बड़े वर्ग को आज भी गरीबी का अभिशाप झेलना पड़ता है। बड़े वर्ग का मतलब होता है बहुत बड़ी जनसंख्या में बच्चे आज भी जो है मजबूर हैं, मतलब बहुत सारे क्या आप मान लीजिए कि कहते हैं ना हमारे यहाँ एक उच्च वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और एक उससे भी लोअर, जैसे लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, है ना, लोअर मिडिल क्लास एक होता है। तो वो जो क्लास होता है वो बहुत बड़ी संख्या में है, जो डेली मजदूरी करते हैं, डेली खाते हैं। तो ऐसे लोगों को इस चीज़ की समस्या झेलनी पड़ रही है और बहुत बड़ा है जिनको गरीबी झेलनी पड़ी। इस गरीबी और समाज की व्यवस्था के कारण करोड़ों बच्चों को अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी में हाथ बटाना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें हैं लेकिन अब उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सिंपल सी चीज़ है भाई, अब जैसे हम हैं, हमारे पास है कि हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम उसको खेलने की चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, इतनी हमारी कैपेसिटी। लेकिन एक जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, जो डेली कमा रहा है, डेली खा रहा है, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पेट को भरना और तन को ढकना, ठीक है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। तो वो जितना पूरे दिन में रिक्शा वाला कमा रहा है उसमें वो सबसे पहले भोजन का इंतज़ाम करेगा, कपड़े का इंतज़ाम करेगा, छत का इंतज़ाम करेगा, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। फर्स्ट नीड हमारी जो जीवन के लिए है भोजन, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इज्जत यानी कि शरीर को ढकने की जो ज़रूरत है वो दूसरी, तीसरी चीज़ होती है सुरक्षा। ये सारी चीज़ों को करने के बाद वो और सारी चीज़ों के बारे में सोचता है, अगर उसके पास पैसा बचता है तो, ठीक है। तो समझ में आया ना कि अगर इतना बड़ा वर्ग गरीबी को झेल रहा है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी भोजन को देगा। अब क्या होता है कि मान लीजिए रिक्शा वाला का 4 बच्चे हैं, तो वो 4 बच्चों को अभी बेसिक तौर पर सिर्फ भोजन, कपड़ा और रहने की जगह दे देगा, लेकिन वो बच्चे जब इतने बड़े हो जाएंगे कि वो काम कर सकते हैं तो वो ये देखेगा कि भाई हमारे जब ज़रूरतें बढ़ रही हैं तो इनकम भी बढ़नी चाहिए। सिंपल सी चीज़ है ना भाई, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके भोजन बढ़ रहा है, बढ़ेगा ना भाई, डाइट बढ़ती है, डाइट बढ़ती है तो कपड़ों का साइज़ बढ़ेगा, तो उनको लेने के लिए भी उतने पैसे देने पड़ेंगे, रहने के लिए उससे बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। अब क्या हो रहा है कि ये ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, खाना, कपड़ा और घर, छत, ये इनकी बेसिक नीड्स बढ़ती हैं। अब जब बढ़ती हैं तो बच्चे भी बढ़े, तो उन्होंने ये सोचा कि बच्चे पढ़ने जाएं उससे अच्छा काम करने जाएं, क्योंकि भाई उस रिक्शे वाले की इनकम तो उतनी ही है ना, वो तो नहीं बढ़ी ना, वो उतनी ही है, वो जितनी मेहनत कर रहा था उतनी ही करा। लेकिन हाँ, जो बच्चे छोटे थे वो बड़े हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम भी काम पर जाओ, पैसे लेकर आओ। तो अब उन 4 बच्चों में अगर चारों बच्चे काम पे जाना शुरू कर देंगे प्लस रिक्शे वाला, तो इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना इनकम ऑफ सोर्स। तो इस तरीके से उनको खाना भी अच्छा मिलेगा, कपड़े भी अच्छे मिलेंगे, रहने की, और बाकी मनोरंजन का फिर बाद में आता है, अलग से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग अपनी गरीबी के कारण ये सोचते हैं कि भाई जब हमारे पास कमाने के लिए हाथ है तो उन्हें कमाने के लिए भेजें, ना कि पढ़ने के लिए भेजें। तो ये एक सबसे बड़ी मजबूरी हो जाती है।
वे ना चाहते हुए भी मजदूरी करने को विवश हो जाते। कोई बच्चा नहीं चाहता कि भाई इतनी कम उम्र में वो काम करे, लेकिन अब परिवार की ज़रूरत है तो काम करना पड़ता है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि जिससे वह सुविधा और मनोरंजन के उपकरण खरीद सके, अतः वे इन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो ये मनोरंजन यानी कि जो खेल है, जो आगे भविष्य का निर्माण है, पढ़ाई, वो इन सारी चीज़ों से वंचित हो, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों पर ही रह जाते हैं। जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, खाना, कपड़ा, छत, वो उसी पर रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? अब देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ पूछी। जैसे जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था ना कि भाई इसे विवरण की तरह नहीं, प्रश्न की तरह लिखना चाहिए। ये इसी कारण से कहा क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारी जगहों पर बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, लेकिन हमको वो सारी चीज़ अटपटी नहीं लगती, अजीब नहीं लगती। क्या रीज़न है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम आत्म केंद्रित हो गए, जिन्हें हम बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड, जहाँ हम सिर्फ अपने और अपने आसपास की चीज़ों को ही देख पाते हैं। हम उससे आगे देखना ही नहीं चाहते। स्वार्थी होना, संवेदनहीनता होना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये समस्या देखने के लिए, ना देखने के लिए विवश करती हैं। ठीक है, देखिए क्या है। काम पर जाते बच्चों को देखकर हर कोई उदासीनता का भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि क्या है उदासीनता मतलब ध्यान नहीं देना। आज के समाज में स्व की भावना महत्वपूर्ण हो गई है, अतः सभी अपने बारे में ही सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चलो मेरा बच्चा तो काम पर नहीं जा रहा है। मैंने कहा ना कि आजकल लोग सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित हैं। वो अपने अपने परिवार, बस यहीं तक सोचना चाहते हैं। उसके बाद बियॉन्ड क्या हो रहा है उन्हें इस चीज़ के मतलब नहीं। तो उन्हें कह रहे कि भाई मेरे ऊपर तो ये समस्या नहीं है ना, बात ये है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपका बच्चा नहीं जा रहा, लेकिन किसी का बच्चा तो जा रहा है। वो उदासीनता एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट आते हैं, लोग इस समस्या के प्रति जागरूकता नहीं दिखाते क्योंकि लोगों की सोच है कि सरकार का कार्य है। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि भाई सरकार का कार्य है कि भाई इसके ऊपर नियम बनाए, जो लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं उन्हें सज़ा दें। अब देखिए क्या होता है, बहुत अब सरकार के जो नुमाइंदे, आप मान लीजिए अगर बेसिक लेवल पे आए तो पुलिस है, ठीक है, लेकिन पुलिस हर जगह हर समय तो नहीं रह सकती। बहुत सारे क्राइम उसके पीछे भी हो जाते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम कुछ ऐसा होते देख रहे हैं तो इसे इन्फॉर्म करें या हम खुद रोकने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं अरे सरकार का काम है, सरकार करे। अरे सरकार भी तो मनुष्यों के द्वारा ही बनी हुई है कि नहीं बनी है। समाज का एक बड़ा वर्ग इन बच्चों से काम करवाकर मुनाफा कमाकर अपनी जेब भर रहा है, तो वे अपना नुकसान क्यों कराएं। अब बात आ जाती है वे लोग जो इन बच्चों से काम कराते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ बच्चों को ही काम पर रखना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन बच्चों को मजदूरी कम देनी पड़ती है। अब हमारे समाज का ढांचा ये है, आप देखिए कि 8 घंटे एक बच्चा भी काम कर रहा है, 8 घंटे एक स्त्री भी काम कर रही है और 8 घंटे एक पुरुष भी काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। बच्चा कम कैपेबल है, स्त्री उससे थोड़ा ज़्यादा है, मर्द उससे ज़्यादा है। ठीक है, उसी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप पैसे देते हो, टाइम उतना ही है। आप सबसे कम पैसा जो है उस बच्चे को मिलता है। जो काम एक बड़ा आदमी कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना घर आप रेस्टोरेंट या ढाबे में देखते हो, ढाबे में जाके प्लेटें देना, सर्व करना लोगों को खाना, फिर वहाँ से जूठे बर्तन उठा के लाना, उन्हें धोना, ये सारा काम एक अडल्ट व्यक्ति भी करता है। उसको मजदूरी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अगर वही काम एक बच्चा करेगा तो उसे आधी मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो वो जो ढाबे का मालिक है उसने उतना ही काम आधे पैसे में करवा लिया, तो उसको मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? वो अपना पैसा जेब भर रहा है, तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चा काम करे बड़ा काम करे। तो वो बड़े की जगह क्या है, बच्चे को ही काम पर रखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इससे उसको फायदा हो रहा है। क्योंकि उसे उतना ही काम आधी मजदूरी में करने को मिल रहा है, उसको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए।
अब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको उस बच्चे का या उस परिवार के दर्द को समझना है तो आपको उस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। तो आप जब अपने आप को खड़ा करेंगे तो आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चीज़ सोचते हैं, ये एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो चलिए देखते हैं। अब इस जगह क्या होगा, आप सबके विचार अलग अलग होंगे। आप जब अपने आप को उस जगह रखेंगे तो आप कुछ और सोचेंगे, दूसरा बच्चा को रखेगा तो वो कुछ और सोचेगा। तो इस जगह आपको अपने विचार रखने हैं तो यहाँ पर सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आप लिखोगे कैसे ये ज़रूर बता सकती हूँ। देखिए क्या है, आज मुझे स्कूल जाना था, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया था, परंतु क्या करूँ, पिताजी बीमार हैं। माँ उनकी देखभाल में व्यस्त है, ना पिताजी काम पर जा रहे हैं और ना माँ ने मुझे अपनी जगह बर्तन सफाई के काम पर भेज दिया। ठीक है, माँ जो है घर में बर्तन मांजने का काम करती है। अब आपको अपने आप को सिचुएशन पे डालना है ना, तो माँ बर्तन का काम है, तो माँ ने कहा कि तुम मेरी जगह चले जाओ, क्योंकि माँ तो पिताजी की देखभाल में लगी है, तो तुम वहाँ जाकर काम कराओ। और ऐसा देखिए हम लोग के आसपास होता है कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ की जो मेड्स हैं वो काम पर नहीं आ रही हैं, तो वो अपने बच्चों को अक्सर उस जगह पर भेज देती है। ठीक है, ये होता है, अक्सर होता है। ठीक है, मैं ये काम नहीं करना चाहती और उस मोटी आंटी के घर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहती जिसने दरवाजे पर कुत्ता बांध रखा है। ठीक, मेरे घुसते ही कुत्ता भौंकने लगता है, डरते डरते अंदर जाती हूँ तो मालकिन ऐसे पेश आती है जैसे मैं लड़की ना हूँ बल्कि उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। अब ये लोगों की सोच और पे डिपेंड करता है, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करती हैं जैसे कि वो मैं काम कर रही हूँ, तुम पैसा दे रहे हो, तो यहाँ पर आप मुझे नीचा दिखाओ या मुझे धुतकारो, इसका हक नहीं है उनको। सच कहूँ मुझे ग्लानि होती है, अगर मजबूरी ना होती तो मैं काम धंधे की ओर मुड़कर भी ना देखती। तो जाहिर सी बात है कि ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से आप भी उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। मेरा विचार कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इस कविता से मेल खाता हुआ है। कहने का मतलब है, पहली चीज़ है कि बच्चों को काम पर तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, उन घरों में भी जहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ने पे भेजिए। क्योंकि देखिए, एक मज़दूर एक दिन में 400 से 500 रुपये कमा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो मज़दूरी करता है आज के हिसाब से 400-500 रुपये कमा लेगा। लेकिन अगर वही बच्चा पढ़ जाएगा तो बड़े होने के बाद वो एक दिन में 4-5 हज़ार रुपये कमा सकता है ना। तो ये एक फ़र्क होता है कि अगर आप ये चीज़, अब उन लोगों को, उन गरीब लोगों को समझना है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कि आपकी जो आर्थिक स्थिति चल रही थी अगर उसी में आप 5-6 साल और व्यतीत कर लो तो आपका बच्चा पढ़ जाएगा। पढ़ने की वजह से उसे आगे भविष्य में काफ़ी अच्छे काम मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी सुधरेगी। अब उन्होंने दूसरा प्रश्न क्या किया, क्यों नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, बच्चे हैं, छोटे हैं, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास किसी प्रेशर के तहत नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए, उन्हें खेलने, कूदने, पढ़ने, अपने मन की चीज़ों को अभिव्यक्त करने के पूरे मौके मिलने चाहिए। मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपना नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उस एज में वो जो खेलते हैं, जो पढ़ते हैं, इनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। अगर ये काम नहीं करके काम का बोझ डाला जाएगा, अगर पढ़ना और खेलना छोड़कर काम का बोझ डाला जाएगा, तो उनकी वो मासूमियत, शरीर का कमज़ोर होना, वो लाजमी सी बात है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, तो बाल मजदूरी तो नहीं करानी चाहिए, तो करानी क्या चाहिए, उन्हें खेलने और पढ़ने के मौके देने चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। धरती का एक बड़ा हादसा का मतलब समझते हैं, जिसकी चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं करें वो कार्य काम हो जाए। जैसे हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हो, एकदम से भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, जिस चीज़ का हम पूर्व अनुमान ना लगा पाए।
ठीक है, वो हादसा कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, बच्चों को काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम में बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं रह जाता। उन्होंने अपना बचपन में जो काम किया है मजदूरी का, वो बड़े होकर लेकर बुढ़ापे तक वो उसी काम में लगे रहते हैं। वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते, मजदूरी से वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उतनी कैपेबिलिटी उनके पास होती नहीं है। वो पैदा करने के लिए उनका बचपन ही नाश कर दिया गया। कैपेबल बनना है तो आपका मानसिक विकास उतना होना चाहिए। मानसिक विकास के लिए खेलना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और काम के बोझ के चलते शारीरिक विकास भी कहीं ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि एक शारीरिक विकास के लिए जो पोषण मिलना चाहिए वो खुराक उन्हें मिलती नहीं। वो उसी काम के बोझ के तले दबे रह जाते हैं। इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पा जाता। यानी कि शारीरिक विकास भी तो रुक ही रहा है, मानसिक विकास भी जो एक सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। एक काम होता है ना, काम करना होता है, ठीक है हम काम कर रहे हैं। एक होता है दिमाग लगा के काम करना, तो वो काम जल्दी खत्म होता है। तो वो एक अकुशल श्रमिक का मतलब क्या होता है, वो उस काम को कर तो रहे हैं लेकिन दिमाग लगाकर नहीं कर पाते, तो वो और अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते, तो उसे कहते हैं अकुशल श्रमिक। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना चाहिए था वह नहीं मिलता, जिससे प्रगति की दर मंद पड़ जाती है। तो अब हादसा क्यों है, क्योंकि अगर वो पढ़ जाते तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो जाता, तो वो समाज के, राज्य के, देश के विकास के लिए कार्य कर पाते। अब जब उनका इतना विकास हुआ ही नहीं तो वो विकास में अपनी भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा देश और समाज कहीं ना कहीं एक दो स्टेप पीछे रह जा रहा है। तो ये एक हादसा हुआ कि नहीं हुआ, हम इस चीज़ को अभी तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हमारा देश आगे प्रगति नहीं करेगा तब हमें समझ में आएगा कि हमने पहले क्या भूल करी थी। प्रश्न संख्या 14 है, बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। बच्चों को किस समय और कहाँ जाते, बच्चों को वह सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है 6-7 बजे आप बोलिए, अर्ली मॉर्निंग एकदम कोहरे से ढकी सड़क पर ठंडा ठंडा मौसम, उस समय वो काम पर जाते हुए देख रहे हैं। कहाँ क्या करते जाते देख रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब उस समय, अब वैसे तो सुबह कोहरे के समय और भी बच्चे जाते हैं लेकिन वो स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं, स्कूल का बैग होता है, अपने पेरेंट्स के साथ लाड प्यार के साथ वो स्कूल जाते हैं। लेकिन ये बच्चे क्या हैं, ये नॉर्मल कपड़ों में हैं, अपने जो करीब जैसे कपड़े होते हैं, उन्होंने बस्ते की जगह थैले टांगे हुए हैं जिनमें हो सकता है उनके भोजन का सामान हो, उनके औजार हो, उनको लेकर वो काम पर जा रहे हैं। और इस सिचुएशन को देखकर हमारे कवि बहुत पीड़ाग्रस्त हैं। बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखा हुआ है, ठीक है। ये बच्चे कारखाने और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि को पीड़ा हुई है। तो ये बच्चे कहाँ हैं, कारखानों में हैं, होटलों में हैं, बहुत सारी जगह अन्य स्थानों पर काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, इन बच्चों को जाना चाहिए स्कूल पढ़ने के लिए, खेलने के लिए मैदानों में, लेकिन वो बेचारे काम पर जा रहे हैं। यही देखकर हमारे कवि को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है। प्रश्न संख्या 15 है, कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है। बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता के आधार पर लिखिए। अब ये चिंता का विषय क्यों, चिंता का विषय अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो तो वाकई चिंता का विषय, क्योंकि एक बच्चा, जैसे मैंने बताया कि जब वो बचपन में खेलता है, पढ़ता है, तो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है। लेकिन जो काम वो करे ही नहीं, यानी कि खेले नहीं और पढ़ाई ना करे, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास तो उतना हो नहीं पाएगा। तो अब इससे जो समस्या उत्पन्न होगी वो आगे चल के हम सभी के, उसका भविष्य नहीं बनेगा, वो देश की प्रगति में अगर भागीदारी नहीं देगा तो ये काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखिए क्या है इसका आंसर,
कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जाहिर सी बात है, आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो कल जाकर हमारे देश की प्रगति में हमारा साथ देगा, है कि नहीं। जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और संबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में काम करके अपना भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। तो समझ में आया कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पढ़ना है, लिखना है, काबिल बनना है और आगे जाके देश की प्रगति में भाग लेना है। लेकिन वो ये सारा काम छोड़कर क्या कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। वो उनका भविष्य तो अंधकार में जा ही रहा है, हमारा भी जा रहा है, देश का भी जा रहा है, सबका जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। प्रश्न संख्या 16 है, बच्चों को काम पर जाता देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अभी हमने एक क्वेश्चन कहा था कि उस जगह अगर अपने आप को रखेंगे तो आप क्या महसूस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कवि ने देखा, हमारे कवि राजेश जोशी जी ने देखा, तो उन्होंने कविता के माध्यम से अपने मन के विचार को व्यक्त किया। अगर आप देखते हैं इस तरीके से बच्चों को काम पर जाता हुआ, तो आपके मन में क्या विचार आता है, ये बात है, आप उसको व्यक्त करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे व्यक्त किया जाएगा। बच्चों को काम पर जाता देखकर हमारे मन में यह विचार आता है कि इस उम्र में बच्चों को काम करने की बजाय पढ़ने लिखने और खेल कूदने का अवसर मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, बचपन का मतलब ही यही होता है, खेलना कूदना और थोड़ा बहुत पढ़ना, है कि नहीं, वही चीज़ है, ताकि ये मजदूर ना बनकर योग्य नागरिक बने और तथा समाज व देश की प्रगति में अपना योगदान दें। सिंपल सी चीज़ है। हमारे मन में भी विचार आ रहा है कि भाई ये बच्चे जो काम पर जा रहे हैं ये आगे जाकर भविष्य, इसके हमारा 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 भविष्य तो छोड़ दीजिए, आगे इन बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य, देश का भविष्य, देश की प्रगति, इन सभी पर डिपेंड है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाकर अंधकार में हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बच्चे बहुत छोटे बच्चे, पंक्ति के आलोक में स्पष्ट कीजिए कवि क्या कहना चाहता है। भाई बच्चे अलग अलग साइज के होते हैं ना, छोटे बच्चे, थोड़े से बड़े, इस तरीके के अलग अलग एज ग्रुप के। भाई एक 5-6 साल का एज ग्रुप होता है, एक होता है क्या कहते हैं 8-10 साल का बच्चों का एज ग्रुप होता है, एक होता है 15 से 16 साल के बच्चों का एज ग्रुप। तो ये सभी बच्चे होते हैं अलग अलग। तो यहाँ बच्चे बहुत छोटे बच्चे, यानी कि वो बच्चे जिनमें बहुत ही ज़्यादा मासूमियत है। तो ये शब्द कहकर वो समाज को गंभीर करना चाहते हैं। बच्चे बहुत छोटे बच्चे के माध्यम से कवि इस बात पर जोर देना चाहता है कि काम पर जाने के लिए विवश बच्चों की उम्र ऐसी नहीं है कि वे काम पर जा सकें। अब जैसे मान लीजिए 17-18 साल का बच्चा अगर काम पे जा रहा है, ठीक है, कर सकता है। लेकिन अब आप ये बोलो 7-8 साल का बच्चा काम पे जा रहा है, तो वो तो बहुत छोटा बच्चा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। वो परिस्थिति को गंभीर बनाने के लिए बता रहे हैं कि वाकई इतने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इतने छोटे बच्चों को खेलना कूदना और पढ़ना लिखना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में काम करने से इनका बचपन नष्ट हो जाता है। इतनी छोटी उम्र में अगर बच्चे काम करेंगे तो क्या होगा, उनका बचपन नष्ट होगा ना, तो वो काम नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता में काले पहाड़ किसके प्रतीक हैं, ये काले पहाड़ किस तरह हानिप्रद हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि गेंदें तो अंतरिक्ष में गिर गईं, सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे, किताबें दीमक खा गईं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो उसमें वो जो काला पहाड़ है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो यहाँ पर काला समाज जो है वो क्या बताया गया है, समाज में हो रहे शोषण का, ठीक है, वो शोषण जो इन बच्चों का किया जा रहा है। अब जैसे बच्चे जो खेलना चाहिए तो वो खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन समाज के शोषण के रहते उनके हाथों से वो खिलौने छोड़कर उनके हाथों में औजार कपड़ा ये पकड़ा दिया गया कि तुम काम करो, ठीक है। समाज के वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, फ़ायदा कमाना चाहते हैं, वो सारे लोग इन बच्चों को काम पर लगाते हैं, तुम काम करो, तुम्हें कम पैसा मिलेगा, हमारा फ़ायदा, काम तो उतना ही हो रहा है। तो वो बच्चों के हाथ में क्या कपड़ा या औजार नहीं होने चाहिए,
क्या होना चाहिए? खिलौने होने चाहिए। तो ये समाज का जो शोषण हो रहा है उस बच्चों के साथ, उसे बताया जा रहा है। बच्चे काम पे जा रहे, कविता में काले पहाड़ समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था के प्रतीक हैं। इस व्यवस्था के कारण समाज का एक वर्ग बच्चों का शोषण करता है। वो वर्ग जो हमने कहा ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है, वो वर्ग बच्चों का शोषण करता है। अब शोषण क्या कर रहा है? छोटे बच्चे से वो बड़ों का काम करवा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? पैसे उतने नहीं दे रहा है, पैसे बहुत कम दे रहा है उसको, आधे पैसे दे रहा है। तो इस तरीके से शोषण हुआ कि नहीं हुआ? उनसे काम करवाकर उनका भविष्य खराब करता है और बहुत कम मजदूरी देकर अपनी जेब भरता है। तो एक तो काम करवा रहा है इतने छोटे छोटे बच्चों से, तो उनका भविष्य तो सत्यानाश हो रहा है। उनके हाथों से खिलौना छीन लिया है तुमने, तो छीनने का काम किसने किया? समाज में उन शोषण वर्ग ने, जो शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो वो काले पहाड़ के प्रतीक हैं। और उनके हाथ में वो कपड़ा पकड़ाना, औजार पकड़ाने का काम भी किसके द्वारा किया जा रहा है? उसी वर्ग द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, बाल श्रम की समस्या बढ़ाने में समाज की संवेदनहीनता का भी योगदान है, स्पष्ट कीजिए। बहुत सही बात कही गई है। समाज में जो बाल श्रमिक इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या बच्चों से काम लेने का जो एक इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है समाज की उदासीनता है। समाज को ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल लगती हैं, तो इस वजह से लोग उसको देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं, एक बहुत बड़ा कारण। अब जब नज़रअंदाज किया जाता है, तो ऐसे लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए इन बच्चों को ही काम पर रखते हैं। तो वो कहेंगे जब भाई हम बच्चों को काम पर रख लेते हैं, तो इस चीज़ को लेकर किसी को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, रखो बच्चों को काम, हमें पैसा कम देना पड़ेगा, काम तो हमारा हो ही रहा है। तो एक तरीके से ये इस शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो जो लोग इस तरह की बाल मजदूरी बच्चों से कराते हैं, हम अगर उसको कुछ टोकेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वही बढ़ रहा है। बाल श्रम की समस्या पर रोक लगाने पर भी यह समस्या बढ़ती जा रही। कानून तो बना है, हम ये नहीं कह रहे सरकार ने कानून नहीं बनाया, उस कानून को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि समाज के लोग बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर भी अनदेखा करते हैं। सही बात है कि अगर हम भी देख रहे हैं तो हम भी अनदेखा कर रहे हैं, तो एक तरीके से इसको इंकरेज करने का काम हम ही लोग कर रहे हैं। अगर हम आज 4 बच्चों को काम पे जाता देख रहे हैं, या कहीं पर भी काम करता हुआ देख रहे हैं, तो हम सीधे से क्या कहेंगे? भैया मत करो। ठीक है, जो काम करवा रहा है हम उसको धमकाएंगे, उससे लड़ेंगे, उसको काम कराएंगे। अगर छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को समझाएंगे, ये सारा काम करेंगे ना, लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जा रहे हो भाई, हमारा बच्चा तो नहीं जा रहा ना, जिसका जा रहा होगा वो फिक्र करे। तो वो उदासीनता कहीं ना कहीं क्या हो रही है? वो इस समस्या को बढ़ा रही है। भविष्य के प्रति उदासीन दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, और संवेदनहीनता के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है। जब हमारे अंदर ही वो संवेदनता नहीं है, तो समस्या तो बढ़नी ही बढ़नी है, और वो बढ़ भी रही है कि नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि समाज इसके लिए जागरूक हो। आप कहीं भी ऐसी चीज़ होती देख रहे हैं तो उसे रोकने की कोशिश करिए। प्रश्न संख्या 20 है, बाल श्रम अपराध है, फिर भी बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि ये पढ़ें और या खिलौना मनोरंजन का काम करें। दूसरा, घर में की जो आर्थिक समस्या है उसको दूर करने के लिए इन लोग को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ रीजंस हैं कि इन बच्चों को उस वजह से काम करना पड़ता है। बाल श्रम अपराध है, फिर भी हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। इससे पहला कारण है गरीबी। वो सभी बहुत गरीब होते हैं, हमने बोला ना, गरीब मतलब उनकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं। बच्चों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी ना करने पर माँ बाप उन्हें काम पर भेजने को विवश कर देते हैं। मूलभूत यानी कि बेसिक नीड्स, खाना, कपड़ा, छत। अगर वो बेसिक नीड्स उन बच्चों की पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई वो अकेले कमाई से नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम काम पर जाओ। क्या कहते हैं? तुम काम पर जाओ, काम करोगे तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही होंगी। इसके अलावा लोगों
बच्चों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी ना करने पे माँ बाप उन्हें काम पर भेजने को विवश हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति तथा संवेदनहीनता के कारण बच्चे काम करते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, माँ बाप अपनी ज़रूरतों के कारण उन्हें काम पर भेजते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन बच्चों को कहीं ना कहीं काम करता देख रहे हैं, तो हम भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हमारी वो संवेदन शून्यता कहीं ना कहीं इस प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ा रही है। ये माँ बाप के अंदर भी हिम्मत पैदा करती है कि इन छोटे बच्चों को काम पर भेजो, और वो उन लोगों को भी हिम्मत देती है जो इन छोटे बच्चों को काम पर रखते हैं। तो एक तरीके से अगर हम इसका विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रुक जाएगी, लेकिन हम विरोध नहीं करते, उसे सामान्य बात समझकर छोड़ देते हैं, तो ये भी इस प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। प्रश्न संख्या 21 है, काम पर जाने वाले बच्चों के साथ कार्यस्थलों एवं कारखानों पर कैसा व्यवहार किया जाता है, अपने अनुभव एवं विवेक से लिखिए। आपने सभी जगह देखा होगा कि इन बच्चे जिनसे काम लिया जाता है, इनसे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, इन्हें बहुत डांटा जाता है, बहुत टीजिंग करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में इनका शारीरिक शोषण तक होता है। ऐसे पेपर्स में आप देखोगे तो आपको पढ़ने को भी मिलेगा ये सारी चीज़ें। तो मतलब उनके साथ व्यवहार तो अच्छा बिल्कुल नहीं किया जाता है, उन्हें गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है। काम करने वाले बच्चों के साथ कारखानों कार्यस्थलों पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। उन्हें बात बात पर तथा जरा सी गलती के लिए डांटा फटकारा और मारा पीटा जाता है। मारने पीटना भी आता है, ऐसे नहीं कि आप बेइज्जती करके छोड़ दो, उसको मारना पीटना भी बहुत जगह आता है। अनजाने में ही हुए नुकसान के दंड स्वरूप उनकी मजदूरी काट ली जाती है। अब छोटे बच्चे हैं तो चीज़ें छूट गई टूट गई, उसके लिए कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे इतने पैसे काट लिए जाएंगे। अब वो बच्चा है, पहली गलती तो आपकी ये है कि आप एक बच्चे से वो काम करा रहे हो जो नहीं कराना चाहिए, और फिर अगर उससे नहीं हो पाता, बिगड़ जाता है, टूट जाता है, तो वो बेचारा इतनी मेहनत जो कर रहा था उसकी मजदूरी भी काट ली जाती है। उनसे अधिक समय काम करवाने पर भी कम मजदूरी दी जाती है। समय मतलब अब देखिए कोई भी वर्किंग आवर होते हैं, 8 घंटे के आवर्स हैं, 8 घंटे 9 घंटे के जो भी जहाँ पर हो उस हिसाब से मजदूरी दी जाती है। लेकिन अब चूंकि ये छोटे हैं तो इनसे ज़्यादा समय तक काम कराया जाता है और पैसा भी ज़्यादा नहीं दिया जाता। तो ये वो लोग होते हैं जो मुनाफाखोर जिनको हम बोलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, बाल श्रम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप कुछ सुझाव दें। आपको बताना है बाल श्रम क्या है। छोटे बाल श्रम का मतलब है, बाल मतलब बच्चा, श्रम मतलब मजदूरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं बाल मजदूरी। छोटे बच्चे जिन्हें खेलना कूदना पढ़ना चाहिए, उन बच्चों को क्या है काम कराया जाए। जैसे हमारे देश में एक बच्चे के वयस्क होने की जो उम्र है वो 18 साल की है। अब 18 साल से कम बच्चों को किसी भी तरह के श्रम के काम में नहीं लगाया जाता है, ठीक है, तो ये अपराध है। तो बाल श्रम क्या हुआ? छोटे बच्चों से जो काम कराया जाता है वो बाल श्रम होता है। छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बाल श्रम कहलाता है। इससे मासूमों का बचपन छिन जाता है, वे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जिनसे उनका भविष्य अंधकार में बन जाता है। अब इनका निवारण के लिए भाई सरकार ने नियम कायदे तो बनाए ही बनाए हैं। अपराध आप करते हो, अगर ऐसा कुछ करते हो तो उसके लिए दंड विधान भी है। सरकार द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? अपराध, यानी कि क्राइम बोलते हैं जिसको। इसे रोकने के लिए कुछ सुझाव, कुछ सुझाव है। सरकार को अत्यंत गरीबों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अब अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, खाली इसे अपराध घोषित कर देना ही सही नहीं है। अब जो बिल्कुल निम्न व्यक्ति है, यानी कि जो डेली मजदूरी करके जो अपना काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। अगर मूलभूत ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाएंगी, जिन्हें खाना कपड़ा मकान कहते हैं, तो वो अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए नहीं भेजेंगे, जाहिर सी बात है ना। करनी चाहिए ताकि गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश ना हो। नेक्स्ट है, बच्चों से काम कराने वाले को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो अगर उसे अपराध घोषित किया गया है तो सरकार ने यह भी घोषित किया है कि अगर इस तरह का कोई अपराध देखा जाता है तो जो उसे मजदूरी करा रहा है उसके खिलाफ दंड भी उसको दिया जाएगा। बाल श्रमिकों की पहचान कर उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुत सारी जगह अगर जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें इस बाल मजदूरी से हटाना चाहिए,
उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें टेक्निकी नॉलेज देनी चाहिए, जिससे वो आगे चलकर कुछ स्किल डेवलप कर सकें और अच्छा काम कर सकें। इस दिशा में समाज को भी अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी, सबसे पहले समाज को सोच में लाना पड़ेगा कि पहली बात तो ये हमें बच्चों से काम करवाना नहीं, दूसरा बच्चे कहीं काम कर रहे हैं तो उन्हें ये करने से रोकना है। ठीक है, पुलिस को इन्फॉर्म करिए, उनको समझाइए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। समाज का अवेयर होना पहले ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 23 है, दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? बच्चे काम पे जा रहे हैं, कविता के आलोक पे लिखे। दुनिया की हजारों सड़कों, ये समस्या उन्होंने सिर्फ भारत की नहीं बताई, उन्होंने विश्व के हर एक देश की इस समस्या की तरफ इशारा करने के लिए ये पंक्ति लिखी है कि दुनिया की हजारों सड़कें, मतलब कि इस दुनिया के जितने भी देश हैं उसमें इस समस्या को सभी लोग सामना कर रहे हैं। दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते कहकर कवि ने बाल मजदूरी की समस्या की व्यापकता की ओर संदेश किया कि मतलब ये कुछ एरिया में नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये पूरे विश्व की समस्या है। ये चीज़ बताई, ये समस्या किसी देश विशेष की ना होकर पूरे विश्व की समस्या है। गरीबी के कारण दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चे बाल श्रमिक बनने को विवश है। तो आप ये कहेंगे कि सिर्फ भारत की समस्या है, ऐसा नहीं है। आप हम कह रहे हैं डेवलप कंट्री है अमेरिका, हम लोग विकासशील हैं, है ना, लेकिन एक डेवलप है जो विकास कर चुकी है, उन कंट्रीज में भी ये समस्या है। ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने इस पंक्ति का इस्तेमाल किया कि ये सभी देश इस चीज की समस्या से सामना कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 24, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? ऐसा प्रश्न कवि कब और क्यों करते हैं? अब उन्होंने कहा कि भाई जितने खिलौने थे काले पहाड़ के नीचे दब गए, गेंदें अंतरिक्ष में खो गई, किताबें दीमके खा गई, सारी स्कूल की इमारतें गिर गईं, खेल के जितने मैदान आंगन थे सब कुछ गायब हो गया। तो वही कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया में ये सारी चीज़ें गायब हो गई तो बचा ही क्या? यानी कि देखिए, हम सभी अपने आप को उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं, तो अगर वो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास की जो चीज़ें थी वो ख़त्म ही हो गई तो इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि भाई जब उनका विकास नहीं होगा तो आगे चलकर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कवि ऐसा प्रश्न तब करता है जब वह देखता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। कवि सोचता है कि ये बच्चों को खेलने और पढ़ने के दिन हैं। क्या किताबें, खिलौने, गेंदें, विद्यालय आदि नष्ट हो गए? यदि हाँ, तो दुनिया में जीने के लायक कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने कहा ना कि भाई ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई। अगर नष्ट हो गई तो फिर बचा ही क्या? ये दुनिया रहने लायक ही नहीं बची जब खेलने के मैदान नहीं हैं, पढ़ने की इमारतें नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, खिलौने नहीं हैं, जब कुछ नहीं है तो बचा क्या है इस दुनिया में? ये दुनिया ही खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने इस तरफ इशारा किया है। तो ये देखिए, हमारी ये किताब क्षितिज भाग 1 खत्म हो गई आज, यानी कि हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी किताब की तरफ, और वो हमारी किताब है कृतिका भाग 1। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इस जल प्रलय में। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर रखिएगा और हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।